मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्लास 12 का चैप्टर है केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स। एज द नेम इंडिकेट, आप क्या समझते हैं बायोमोलिक्यूल से? बायो मीन्स लिविंग और मोलिक्यूल्स तो हम केमिस्ट्री की टर्म हो गई। तो एक टाइप से देखा जाए तो बायोलॉजी का वर्ड हो गया ना ये। हम मेनली लिविंग बीइंग्स के बारे में बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी में भी आता है और केमिस्ट्री में भी। तो अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, लिविंग। अब हमें पता है कि हमारे जो बायोस्फीयर उसमें वाइड डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें हमें वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वाइड डाइवर्सिटी में हमें क्या होता है कि लिविंग बीइंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग्स भी और नॉन लिविंग्स भी हैं। अब क्या कह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स मैंने जो टर्म लिखी है उसका क्या है कि जो हमारे लिविंग बीइंग्स हैं वे बहुत ज्यादा ऐसे कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं वे? नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वो किस टाइप से कंटेन करते हैं ये नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स? तो जो बायोमोलिक्यूल्स में उसको हम कह सकते हैं कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू, तो जो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू, वो हम किस में पढ़ते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये तो होगी इसकी एक डेफिनेशन कि बायोमोलिक्यूल्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो क्या है उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ अब जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? ये हमें डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। अब देखो, मैंने ऐसे बोला कि कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये भी किस फॉर्म में हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। क्या लिखा है मैंने सबसे पहले? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। जितने भी हम दालें खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होता है ना। और किस फॉर्म में हो सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। और किस फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं? लिपिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रो ही जाना जरूरी है कि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो बता दिया, बायो का मतलब लिविंग है, तो लिविंग बीइंग्स में जो कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिविंग टिश्यू में, हम उनकी स्टडी करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं हम इनको कलेक्टिवली? एनर्जी गिविंग फूड। और क्या लिखो हो सकते हैं यहाँ पे? ये विटामिन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की फॉर्म में। जो विटामिन्स है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन्स को? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलते हैं उसको? विटामिन्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोला विटामिन से? क्योंकि आपने सुना विटामिन की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो डिजीज देखने को मिलते हैं हमें अलग अलग। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऐसे ही विटामिन B1, B2, C, स्कर्वी, मतलब जितने भी हैं कि विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विटामिन को हमारी बॉडी के लिए क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड का काम करते हैं वो हमारी बॉडी में। तो ये तो हो गया विटामिन के बारे में। मैंने यहाँ पे बताया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इनको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी हमारी बॉडी को देते हैं। देखेंगे कैसे? देखो, एनर्जी गिविंग फूड है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 बताने जा रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमें देता है। किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट हमें 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है। उसी टाइप से जो फैट्स हैं वो सबसे ज्यादा देते हैं। फैट्स की 1 ग्राम की अमाउंट 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें देते हैं। प्रोटीन्स हमें देते हैं 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम के अराउंड। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। उसके बाद जो हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें हम पढ़ेंगे डीएनए, आरएनए। दोनों जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं डीएनए और आरएनए, तो इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। लिपिड्स, ये आपको समझ में आ गया कि विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड। अभी इंट्रो चल रही है इस चैप्टर की कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसका मेन सा देख लेते हैं। अभी जो टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ लिखा लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं सिंपल फैटी एसिड। क्या बोला जाता है लिपिड्स को? सिंपल फैटी एसिड। इनका जो वेट होता है वो 18 to 800 डाल्टन के अराउंड होता है इनका वेट। और मेनली इसमें कार्बन मतलब सिंगल कार्बन से लेके 19 कार्बन तक की चेन हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख दूं, ध्यान देना इस एग्जांपल पे। मैंने लिखा है CH3 CH2 14 COOH। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ देखने को मिलता है हमें लिपिड्स में, इसको बोलते हैं पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड किसका एग्जांपल है? लिपिड्स का। उसी टाइप से लिपिड का एक एग्जांपल बहुत कॉमन आपने सुना होगा, CH2OH CH2OH और ये आ गया CH2OH। इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको? हम ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हो गया लिपिड्स का एग्जांपल। और हम लिपिड्स में क्या क्या पढ़ते हैं? ये हो गया लिपिड्स में। और हम पढ़ते हैं ऑयल्स, फैट्स, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का एग्जांपल है लेसिथिन। क्या है? लेसिथिन। एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारे लिए। जैसे ऑयल्स में मैं एग्जांपल ले लूं जिंजेली ऑयल का। किसका एग्जांपल ले लिया मैंने? जिंजेली ऑयल। कौन सा तेल होता है? तिल का तेल। ये एक ऐसा है कि ऑयल्स हम उसको बोलते हैं पर्टिकुलरली जो लो मेल्टिंग पॉइंट पे भी ऑयल्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। क्या बोला मैंने? ऑयल्स हम उसको बोलेंगे जो लो मेल्टिंग पॉइंट पे भी हमें, इसका मतलब विंटर में भी एज अ ऑयल की फॉर्म में ही रहता है। जैसे हमारा नारियल तेल होता है, वो क्या होता है कि विंटर आते ही बिल्कुल जम जाता है, तो ये वाला हमें इस टाइप से देखने को नहीं मिलता, तो ये प्योर ऑयल की फॉर्म में आ जाता है। जिंजेली ऑयल इसका एग्जांपल हो गया। तो समझ में आया कि लिपिड्स क्या होते हैं? सिंपल फैटी एसिड होता है, साथ साथ वाटर में इनसोल्युबल होते हैं लिपिड्स, वाटर इनसोल्युबल। ठीक है, ये तो था कुछ इसके बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? चलो ये अभी आगे पढ़ेंगे। ये पता चल गया कि तीनों एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे। लिपिड्स हमें सिंपल फैटी एसिड होते हैं। विटामिन्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले फर्स्ट वन हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अब हम इंट्रो तो पढ़ चुके हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम क्वांटिटी में हमें किसमें देखने को मिलता है? बनाना में। ठीक है, बनाना में। अभी बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स होता है क्या। अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। बनाना में देखने को मिलता है टर्निप, स्वीट पोटैटो, क्या होता है? शलजम, शक्कर। ठीक है, ये हो गए एग्जांपल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किस में देखने को मिलता है? बनाना, टर्निप, स्वीट पोटैटो में। अब देखो, अब उससे पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखा है मैंने? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with what goes in chemically in living system, कि हमारे लिविंग सिस्टम में कि केमिकली क्या रिएक्शंस हो रही हैं। व्हाट गोज ऑन केमिकली
इन लिविंग सिस्टम, उसको ब्रांच की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टार्टिंग में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो वो इस बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। तो ये पता चल गया कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में हमें देखने को मिलता है मैक्सिमम क्वांटिटी में। ये तो होगी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल से जानते हैं, ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहले इसको क्या बोला जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब प्रीवियसली इसकी डेफिनेशन क्या दी जाती थी? इसकी डेफिनेशन दी जाती थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या दिया जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और जिसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखा जाता था? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता था CxH2O(Y). ठीक है, कैसे? जैसे सबसे फेमस एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, सबने सुना है ग्लूकोज एनर्जी देता है, एनर्जी ड्रिंक टाइप से हम इसको यूज करते हैं। जैसे इसको मैं लिखती हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, अब मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करती हूँ इसको C6H2O। जैसे ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब देखना इस फॉर्मूले में जैसे पुट किया, कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 12 और ऑक्सीजन कितनी है? 6। तो ये फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है। तो इस टाइप से इनको पहले इसलिए बोला जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब मैंने एग्जांपल ले लिया CH3COOH। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? एसिटिक एसिड। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करती हूँ। कितने हैं मेरे पास? कार्बन 2। ये कर दिया मैंने H2O ट्वाइस। क्या बन जाएगा यहाँ से? C2 2 2 4 और ये O2। काउंट करो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 3 और 4, ऑक्सीजन 2 1 2। पर क्या ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो गया? फेल हो गया ना। यहाँ पे इसका मतलब ये एज इट इज मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी ये इस फॉर्मूले में मैच हो रहा है। अब आगे देखो एक एग्जांपल, रैमनोज। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। पर अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ, देखो C6H2O6, इसका मतलब क्या बन गया? ये H12O6, ये तो ग्लूकोज बन गया। इसका मतलब रैमनोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हुआ। इसका मतलब ये डेफिनेशन तो हो गई रॉन्ग कि कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। समझ में आया? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O(Y). ग्लूकोज के लिए फिट हो गया, एसिटिक एसिड के लिए भी फिट हो गया जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर रैमनोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए ये फॉर्मूला फिट नहीं हुआ। तो ये बात समझ में आ गई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फिर अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन, वो भी पढ़ लेते हैं। तो फिर कार्बोहाइड्रेट को मॉडर्न डेफिनेशन में क्या बोला गया? कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या बोला गया है कार्बोहाइड्रेट्स को? अभी प्रीवियसली डेफिनेशन तो रही नहीं। क्या बोला गया इनको? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोला गया है? ऑप्टिकली एक्टिव। और क्या बोला गया है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? कि एसिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, एसिमेट्री। और दूसरा क्या होता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और क्या कंडीशन होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। कैसे हम बोलते हैं कोई भी एसिमेट्री है मॉलिक्यूल में, मान लिया कार्बन ले लिया, ये लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, ये लगा दिया मैंने अबोव द प्लेन OH, ये लगा दिया मैंने बिलो द प्लेन Br, और ये लगा दिया हमने यहाँ पे CH3। मैंने लगाया कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट। कैसे होता है? कार्बन का मॉलिक्यूल क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना। ये बना दिया मैंने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कार्बन का। कैसे? ध्यान से देखना,
इसमें सेंटर में है कार्बन, ये मान लो कोई डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ये भी डिफरेंट, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, ये है हाइड्रोजन, सबसे स्मॉल वाला है हाइड्रोजन। देखो कैसे होता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ये दो हो गए प्लेन में, जो मैंने पकड़ रखे हैं वे क्या है प्लेन में, ये है आपकी साइड, इसको हम बोलेंगे टुवार्ड्स ऑब्जर्वर और अबोव द प्लेन। जो मेरी साइड है वो क्या हो गया बिलो द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब आपको को तो सामने से ब्लू वाला दिखेगा ना, और मुझे क्या दिखेगा सामने से, ये हाइड्रोजन सबसे छोटा वाला व्हाइट वाला, और ये दोनों क्या है प्लेन में। तो कुछ इस टाइप से होता है कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये देखो अब की बार ये रेड आ गया आपकी साइड, ये अबोव द प्लेन हो गया, ये दोनों प्लेन में, और ये क्या हो गया बिलो द प्लेन, ये अबोव द, ये बिलो द, ये दोनों क्या आ गए अब की बार प्लेन में। ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो क्या आएंगे, ये दोनों प्लेन में आ रहे हैं, और ये क्या है अबोव द प्लेन, और ये क्या है बिलो द प्लेन। कुछ इस टाइप से होता है टेट्राहेड्रल का मॉलिक्यूल। एसिमेट्री का मतलब होता है कि चारों डिफरेंट कार्बन, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे उसमें हमें ऑप्टिकली एक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब इस टाइप से कंपाउंड देखने को मिलते हैं। नॉन सुपर इम्पोसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे नॉन सुपर इम्पोसिबल के लिए आप ध्यान से समझो। अब ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ये ऐसे रख दिया, क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि थंब अभी भी अलग है। इसका मतलब ये क्या है नॉन सुपर इम्पोसिबल, इसका मतलब आवर हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। और समझो थोड़ा सा एग्जांपल से, ऑप्टिकल एक्टिव क्लियर होना चाहिए आप सबको, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है। एसिमेट्री समझ में आ गई कि इसको हम क्या बोलेंगे अब एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे इस कार्बन को अब हम एसिमेट्रिक कार्बन। ये हो गया हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस मैंने बताई एसिमेट्रिक कार्बन। थोड़ा और समझते हैं कैसे हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब यही मॉलिक्यूल मैं ले लेती हूँ, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे लिख रही हूँ ये वाला मॉलिक्यूल। इस पॉइंट को क्लियरली समझते हैं, उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगी। ये ले लिया मैंने कार्बन, ये ले लिया मैंने प्लेन में OH ग्रुप, ये लगा दिया मैंने अबोव द प्लेन C2H5 कोई डिफरेंट ग्रुप, ये लगा दिया बिलो द प्लेन मिथाइल, और ये लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, क्या किया मिरर इमेज में देखूंगी, कैसे पता चलेगा मिरर इमेज। ये कार्बन ऐसे है, कैसे है देखो, यहाँ पे देखना इस मॉडल के थ्रू, कुछ ये ऐसे है, मान लो ब्लू वाला ही OH है, ये ऐसे है। मिरर में कैसे दिखेगा, पलट के दिखेगा ना मिरर में, कुछ इस टाइप से दिखेगा मिरर में। तो इसकी मिरर इमेज बना देती हूँ। कैसे बनेगी इसकी मिरर इमेज, ये कार्बन, ये OH आ गया, और ये क्या आ गया, ये आ गया C2H5, ये आ गया CH3, और ये आ गया हाइड्रोजन। अब कैसे पता चलेगी ये मॉलिक्यूल इसको सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। इस मॉलिक्यूल को क्या किया मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। क्या मॉलिक्यूल देखने को मिलता है मेरे को फिर से COH, और अब क्या आ गया बिलो द प्लेन आ गया C2H5, अबोव द प्लेन आ गया CH3, और ये प्लेन में है हाइड्रोजन। क्या अब देखो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रख दिया, इस मॉलिक्यूल को उठा के इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखना चाहती हूँ, क्या एक दूसरे के ऊपर एज इट इज आ जाएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है अबोव द प्लेन C2H5 है, यहाँ क्या है बिलो द प्लेन C2H5 है, यहाँ क्या है बिलो द प्लेन CH3, यहाँ क्या है अबोव द प्लेन CH3। तो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर एज इट इज नहीं रखा जाएगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया नॉन सुपर इम्पोजर, नॉन सुपर इम्पोजर। और इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं हम इसको कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? और देखो ध्यान से समझो, ये है मेरे पास OH, ठीक है, ये हो गया OH। मिरर इमेज में कैसे दिखेगा, पलट जाएगा, मिरर इमेज में पलट गया। फिर से 180 डिग्री रोटेट करूंगी तो ये देखो अब की बार ऊपर क्या आ गया, ध्यान देना है। अब ये देखो, ये मेरे पास C2H5 ये वाला है, येलो वाला क्या है C2H5 अबोव द प्लेन है ना, और ये पीछे वाला क्या है CH3। जैसे ही मिरर में देखूंगी ऐसे दिख गया। फिर से 180 डिग्री पे रोटेट करूंगी, यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे था, ऐसे समझते हैं। ये मॉलिक्यूल देखो, कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल अलग अलग है। ये देखो ये मेरी क्या हो गई, ये सिंपल ऐसा मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये OH है, ये कोई अब ये आपकी साइड है तो ये अबोव द प्लेन, ये येलो वाला मेरी साइड है। अगर
जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगी मिरर इमेज के बाद, अगर आपकी साइड कभी भी रेड वाला आता है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अदरवाइज मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोज। जैसे अब ये है, मिरर इमेज में कुछ इस टाइप से दिखेगा, फिर इसको जैसे ही 180 डिग्री रोटेट करूंगी, आपकी साइड येलो रेड वाला था ना स्टार्टिंग में, ध्यान से देखना दोबारा से, ये हो गया मॉलिक्यूल, मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखेगी। जैसे ही 180 डिग्री पर रोटेट करूंगी तो कैसे आ गया, अब आपकी साइड क्या आ गया, येलो वाला आ गया ना, और मेरी साइड क्या आ गया, रेड वाला। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल कायरल मॉलिक्यूल। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की कुछ कंडीशंस होती हैं। ये आपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में भी पढ़ी होगी, तो मैंने थोड़ा सोचा कि कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पे बता होना चाहिए आपको कि ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर इसकी प्रॉपर्टी है तो होते क्या है, कि किसे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अब अपने इस मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो कुछ तो आपको ये समझ में आई होगी स्टीरियो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की मैंने कंडीशंस लिखी थी, ठीक है। अब आगे देखना है, मैंने आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि इनको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, सी। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप, मतलब कितने भी कार्बन की चेन लिंक, ठीक है। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर को मैं दिखा रही हूँ कार्बन चेन के लिए दिखा रही हूँ आर, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी हम किसको बोलते हैं, जो अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होती है, आर ओ एच। जब भी हम उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, किसकी तरह यूज करते हैं, प्रीफिक्स की फॉर्म में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा कि OH को हाइड्रोक्सी बोला जाता है। कैसे, अब एग्जांपल के थ्रू समझते देखो। ग्लूकोज सबसे फेमस एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये हो गया CH2OH, ये हो गया OH, ये OH, ये OH और ये OH। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी, जहाँ पे भी टर्न है वहाँ पे कार्बन है, ठीक है। ये होता है 6 कार्बन की चेन, इस टाइप से। ये ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म है इसकी ग्लूकोज की। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, मैक्सिमम है ना, 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं, 5। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बोला है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जैसे ये एग्जांपल देख लो, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2OH, ये OH, ये OH और ये OH। ये किसका एग्जांपल है, फ्रक्टोज का। किसकी स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रक्टोज की। यहाँ पे देखो एक कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आर ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी आर ग्रुप। तो ये कौन सा है, कीटोन की फॉर्म है ना, इसलिए इनको बोला है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ये समझ में आया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इनको बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को और क्या बोला जाता है, ग्लूकोज को बोला जाता है ग्रेप शुगर। क्या बोला जाता है, ग्रेप शुगर, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी हमें इसकी ग्रेप से ही मिलती है। फ्रक्टोज हमें कहाँ से देखने को मिल जाता है, हनी से। सिरप वगैरह जो होते हैं उनमें फ्रक्टोज देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। और जो हम घरों में, होम में जो हम शुगर यूज करते हैं वो कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज। कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज। अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब आपको क्लियर है कि इनको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और किस। तो क्लासिफाई किस किस बेसिस पे हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। किसके बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम, इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोलाइज कर रहा है,
टूट के मतलब मेरे को कितना मॉलिक्यूल्स वो दे रहा है वाटर के साथ। किस टाइप से क्लासिफाई किया जाता है? मोनोसेचेराइड्स। और एक बात और, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है? सेचेराइड्स। क्या बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को? सेचेराइड्स। ये वर्ड, ये कहां से आया? ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड होता है सेक्चर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर। क्या मतलब होता है इसका? शुगर। इस वर्ड से कार्बोहाइड्रेट्स को क्या भी बोला जाता है? सेचेराइड्स भी बोला जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? मोनोसेचेराइड क्लासिफिकेशन सबसे पहली। सेकंड वन है ओलिगोसेचेराइड। क्या नाम बोला है मैंने? ओलिगोसेचेराइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओलिगोसेचेराइड लिखा है या कार्बोहाइड्रेट लिखा है, ठीक है। थर्ड वन इज पॉलीसेचेराइड। क्या है थर्ड वन? पॉलीसेचेराइड, ठीक है। अब पढ़ते हैं मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन, वन ना। ये कैसे यूनिट्स होते हैं इसमें? इसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट हमें देखने को मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्या डेफिनेशन होती है इसकी? कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be hydrolyzed। क्या बोला है मैंने? that cannot be hydrolyzed, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हम किसके प्रेजेंस में करते हैं? वाटर के प्रेजेंस में ना, ठीक है। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट होती हैं जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल। तो समझ में आया कि मोनोसेचेराइड किसको बोलेंगे? वो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने लिखा है ओलिगोसेचेराइड। क्या लिखा है मैंने? ओलिगोसेचेराइड। इसमें क्या यूनिट्स होती हैं? इसमें मुझे 2 to 10 मोनोसेचेराइड यूनिट से मिलके बना होता है। 2 to 10 मोनोसेचेराइड यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है? जब इसको हाइड्रोलाइज करूंगी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया मैंने, तो ये 2 से 10 तक मतलब मोनोसेचेराइड यूनिट मेरे को दे सकता है। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझो। मैंने ले लिया यहाँ पे, इसका एग्जांपल होता है सुक्रोज, जो हम घरों में यूज करते हैं, शुगर, सुक्रोज। सुक्रोज का किया मैंने हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो मुझे क्या देखने को मिलता है इसमें? मुझे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की यूनिट ये मुझे देता है। क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट ये मुझे देता है। कैसे? अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट इसने मुझे दी, तो इसलिए मैं सुक्रोज को क्या बोलूंगी? डाइसेचेराइड। 2 यूनिट दी है ना इसने मुझे, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? डाइसेचेराइड। 2 to 10 कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई भी ओलिगोसेचेराइड है, इसने टूट के मुझे क्या दे दी? 2 यूनिट। या ये मुझे टूट के दे सकता है 3 यूनिट, 4, ठीक है। जब 2 देता है तो मैं क्या बोलती हूँ? डाइसेचेराइड। उसी टाइप से अगर 3 यूनिट देगा, हाइड्रोलिसिस के बाद अगर 3 यूनिट देगा तो क्या बोल दूंगी? ट्राइसेचेराइड। 4 यूनिट देगा तो टेट्रासेचेराइड, ठीक है। इस टाइप से मैं इनका नाम देती जाऊंगी। उसी टाइप से एक एग्जांपल और देख लो इसमें ओलिगोसेचेराइड में, माल्टोज। अब माल्टोज क्या है वो ध्यान रखना है कि जो 2 यूनिट है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। कैसे बोली मैंने? ये यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस कराया मैंने, क्या मिलता है मुझे? 2 यूनिट मिलती है ग्लूकोज। क्यों बोला मैंने कि मुझे सेम भी यूनिट मिल सकती है और डिफरेंट भी? माल्टोज को जब मैंने हाइड्रोलाइज कराया तो 2 यूनिट मिली ग्लूकोज, पर जब मैंने सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कराया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिला। दोनों डिफरेंट है ना, और यहाँ पे दोनों यूनिट क्या है? सेम। तो इसका मतलब ओलिगोसेचेराइड में मुझे 2 सेम यूनिट भी मिल सकती है और 2 डिफरेंट भी मिल सकते हैं। तो ये समझ में आया कि इसके फर्दर टाइप्स आ जाते हैं। डाइसेचेराइड का ये एग्जांपल है सुक्रोज और माल्टोज, ठीक है। 3 यूनिट मिलेंगी तो ट्राइसेचेराइड बोलेंगे, 4 यूनिट मिलेंगी तो टेट्रासेचेराइड बोलेंगे, ठीक है। अब आगे ये समझ में आ गया ओलिगोसेचेराइड का एग्जांपल। अब पॉलीसेचेराइड्स और पढ़ लेते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉलीमर्स में पढ़ा होगा ना, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है। मैनी मोनोसेचेराइड यूनिट्स हमें इसमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मैनी मोनोसेचेराइड यूनिट्स, ठीक है। अब कब? हाइड्रोलिसिस के बाद, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये वर्ड ऐड करना है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट मैनी नंबर ऑफ मोनोसेचेराइड यूनिट्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया? यहाँ से रब कर लें।
चलो यहाँ से ये रब कर देती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं किसका, पॉलीसेचेराइड का एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया स्टार्च, सेलुलोज, और क्या ग्लाइकोजन ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब एक रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं इसको। ये देखो, ये मैंने लिखा है C6H10O5, इसके मैंने N यूनिट्स ले ली। ये है स्टार्च, इसकी N यूनिट्स ले ली। हाइड्रोलिसिस कराई, H2O H पॉजिटिव। क्या देता है ये मुझे, N यूनिट्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज। ये क्वेश्चन एक बार NVS के एग्जाम में आया कि स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज या 2 ग्लूकोज यूनिट। तो N ग्लूकोज यूनिट ये हमें देता है स्टार्च हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर देते हैं। मोनोसेचेराइड्स, ओलिगोसेचेराइड, पॉलीसेचेराइड्स। मोनोसेचेराइड्स क्या होते हैं कि डेट डू नॉट हाइड्रोलाइज, एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगो में क्या होता है, 2 से 10 यूनिट मोनोसेचेराइड यूनिट की मिलती है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस किया ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट देखने को मिली। माल्टोज हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेंगे। इसी टाइप से जब 2 मिल रही है तो डाइसेचेराइड बोला जाता है, 3 मिलेंगी तो ट्राई, 4 मिलेंगी तो टेट्रासेचेराइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है पॉलीसेचेराइड, इसका मतलब मैनी मोनोसेचेराइड यूनिट्स हमें देखने को मिल रही हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल क्या दिया मैंने, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, अब स्टार्च की मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई। यहाँ पे स्टार्च N यूनिट्स के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा तो हमें N यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलती है। ठीक है, इधर क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, और किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, और किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो कैसे, अब देखो, जो रिड्यूसिंग शुगर में हम किसको कंसिडर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। किस कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स इन विच एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर फ्री। क्या बोला है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप क्या होंगे, फ्री। और साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, एंड रिड्यूस, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, एंड रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन विच एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड। क्या होते हैं इसमें, बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये डू नॉट रिड्यूस। क्या हो जाएगा इसमें, डू नॉट रिड्यूस। इसके अभी मैं बताऊंगी कि टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा। किसके लिए होते हैं दोनों टेस्ट, एल्डिहाइड को कीटोनिक ग्रुप से डिस्टिंग्विश करने के लिए होते हैं ना ये टेस्ट। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज हमें कहां से मिलती है, मिल्क से मिलते हैं, तो मिल्क शुगर बोला जाता है इसको। इसके एग्जांपल क्या आ जाते हैं, स्टार्च, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज, सुक्रोज। ठीक है, अब पढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, इन विच एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर फ्री एंड रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। नॉन रिड्यूसिंग में क्या आ जाएंगे, in which aldehyde or ketonic group are bonded and do not reduce फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट। एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज एंड सुक्रोज। अब थोड़ा जान लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हम किस टाइप से करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि मैंने लिखा था कि ये रिड्यूस करते हैं टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को। तो जो टोलेंस टेस्ट होता है और फैलिंग्स टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है,
एल्डिहाइड को कीटोनिक ग्रुप से डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं हमें दोनों टेस्ट। कैसे करते हैं? टोलेंस टेस्ट में हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं? सबसे पहले तो बात यही है कि इसमें हम रिएजेंट क्या डालेंगे टेस्ट कराने के लिए? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है? Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, ये रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं। उसी टाइप से जब हम रिएक्शन कराते हैं, जो टोलेंस टेस्ट है ना, उसमें हम क्या करेंगे? हम अपना एल्डिहाइड ले लिया, मान लो ये RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RCHO ले लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे। ये मॉलिक्यूल लेंगे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये ले लिया मैंने मॉलिक्यूल। एल्कलाइन मीडियम में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलता है रिएक्शन के बाद? यहाँ पे लिख रही हूँ, रिएक्शन के बाद क्या देखने को मिलेगा? कार्बोक्सिलेट एनायन, RCO नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट एनायन प्लस 2Ag। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? सिल्वर मिरर। क्या देखने को मिलता है? सिल्वर मिरर प्लस H2O प्लस अमोनिया गैस। क्या देखने को मिलता है? इस सिल्वर मिरर की वजह से हमें पता चलता है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, टोलेंस टेस्ट ना बोल के। ठीक है, टोलेंस ने इसको दिया था, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ना, एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, ठीक है, कैसे बोल रही हूँ? या तो सिंपल ऐसे चेन हो या फिर मेरे पास ऐसे एरोमेटिक हो गया ना, ये बेंजीन के ऊपर लगा दे, ये दोनों ही इस टेस्ट को देंगे। मतलब कोई भी कंपाउंड जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड दिखा रहा है या एलिफेटिक एल्डिहाइड हम लेके चल रहे हैं, दोनों ही इस टेस्ट को देते हैं। और रिएक्शन कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। मैंने बोला कि एल्कलाइन सॉल्यूशन में होती है रिएक्शन, एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्यों होती है? क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट है, अगर उसका एसिड के साथ कराएंगे, जैसे मान लो H2SO4 के साथ कराएंगे या फिर HCN, मतलब AgX फॉर्म कर लेता है वो, जैसे कि AgF इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इसके साथ हम रिएक्शन नहीं करा सकते। H2SO मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन नहीं देता, बल्कि जो एल्कलाइन मीडियम में ये जैसे कि AgOH के सोल्यूबल इनसोल्यूबल PPT बनाता है, जो कि जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, मतलब सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स की तरह हम उसको फिर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो बात है कि एल्कलाइन मीडियम ही क्यों लिया हमने, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन नहीं होती है, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है। ठीक है, अब थोड़ा फेलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसलिए इस चैप्टर में आए तो फेलिंग टेस्ट में हम दो रिएजेंट यूज करते हैं। क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पे? रिएजेंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यूज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, क्या बोलते हैं हम? फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए में हम एक्वस कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्वस कॉपर सल्फेट। इसमें हम क्या यूज करते हैं? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, और क्या बोला जाता है इसको? रोचेल्स सॉल्ट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? पोटाशियम सोडियम C4H4O6 into 4H2। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अगर मैं ड्रॉ करूं इसको तो किस टाइप से देखने को मिलता है? ये 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4, और ये आ गया O नेगेटिव Na। यहाँ पे क्या आ जाएगा? O नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, ये कार्बन कार्बन है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस वाले कार्बन पे क्या अटैच होता है? OH, और इस वाले कार्बन पे भी OH। कुछ इस टाइप का हमें इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत है, पता आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन हम इसको यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम कहता है रोचेल्स सॉल्ट, इस नाम से भी आ सकता है। कैसे रिएक्शन होती है? अब रिएक्शन देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है, 2Cu पॉजिटिव। ठीक है,
उसके बाद मैंने क्या ले लिया, इसमें कॉपर सल्फेट हो गया मेरे पास। बेसिक मीडियम में ही ये रिएक्शन होगी, क्या देखने को मिलेगा, RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O। इसके हमें यहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी देखने को मिलते हैं, प्रेसिपिटेट। रेड ब्राउन पीपीटी Cu2O के देखने को मिलते हैं, साथ साथ क्या निकल जाता है यहाँ पे, वाटर। कुछ इस टाइप की रिएक्शन हमें इसमें देखने को मिलती है। पर एक बात क्या होती है कि फैलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देंगे। तो ये था इसके बारे में कि टोलेंस टेस्ट क्या होता है, फैलिंग टेस्ट क्या होता है, क्या रिएजेंट यूज करते हैं। रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है अभी इसका आपको। तो इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी देखने को मिलते हैं, इसमें सिल्वर मिरर, इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। तो पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करते हैं, कौन रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल्स उसमें आपको याद रखना है, नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर में। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन और रह गई है मोनोसेचराइड्स। क्या बोला है मैंने यहाँ पे कि मोनोसेचराइड्स को हम किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। क्या बोला है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। और किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। कैसे, किस टाइप से क्लासिफाई करते हैं, दो में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एल्डोज। एल्डोज कब बोलेंगे, जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। और एल्डिहाइड ग्रुप मैंने बताया कौन सा होता है, ये वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। एक हम बोलते हैं इनको कीटोज। क्या बोलते हैं, कीटोज, अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। कीटोनिक ग्रुप भी हमें पता है, R C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो इस टाइप से क्लासिफाई करते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई, कैसे दी हुई, ध्यान से देखना है। ये बात समझ में आ गया, एल्डोज और कीटोज। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बन एटम। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, कार्बन एटम। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जनरल टर्म, हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। ये लिख दिया मैंने जनरल टर्म, ठीक है। अब अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्डेहाइड, क्या है फंक्शनल ग्रुप, एल्डेहाइड। यहाँ पे क्या है, कीटोन, ठीक है। अब कार्बन एटम 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इनके लिए बताने जा रहे हैं। जनरल टर्म क्या यूज करेंगे इसके लिए, ट्राईओज। क्या जनरल टर्म यूज करेंगे इसके लिए, ट्राईओज। क्या जनरल टर्म है, ट्राईओज। 4 के लिए टेट्रोज, 4 के लिए होगी ना टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बस क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर एल्डिहाइड है तो उसके आगे क्या लगा देंगे, एल्डो ट्राईओज, एज इट इज पीछे वाला नाम, ठीक है। क्या लगाया, बस आगे एल्डो। ऐसे ही एल्डो टेट्रोज, ठीक है। ऐसे ही एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, ऐसे ही एल्डो हेप्टोज, ठीक है। ट्राईओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और ये हेप्टोज के। ऐसे ही कीटोनिक ग्रुप दिख जाए तो क्या लगा देंगे, कीटो ग्रुप आगे लगा देंगे। और पीछे ऐसे ही ट्राईओज, कीटो, टेट्रोज, कीटो, पेंटोज, कीटो, हेक्सोज एंड लास्ट वन कीटो हेप्टोज, ठीक है, हेप्टोज। ये बात आपको समझ में आ गई कि कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे मोनोसेचराइड्स को। अगर 3 कार्बन की चेन है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एल्डो ट्राईओज। ऐसे ही अगर 7 कार्बन की चेन है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो बोलेंगे एल्डो हेप्टोज। उसी टाइप से कीटोनिक। तो ये था कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रिपरेशंस को जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।